बच्चों वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब अगला पेपर साइंस का है तो इसलिए मैं साइंस पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा होगा, बस थोड़ा रिवीजन करवाऊंगी जिससे कि आप लोगों को इजी हो जाए। तो आज पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करवा देती हूँ। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस? देखो केमिकल रिएक्शंस कई टाइप के होते हैं। तो मैंने लिखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और आगे भी होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और इन्हीं में से ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। सब क्या होते हैं और मैं थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट्स आपका क्लियर करा देती हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO जब रिएक्ट करता है वाटर से, CaO सॉलिड है, वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है स्लैग्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हमने देखा कि टू सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, ये क्या है? क्विकलाइम। जैसे चूना है, पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है बिल्कुल, तो वही है ये स्लैग लाइम है, जो कि दीवारों में सफेदी के काम आता था पहले के टाइम में। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे निकलती है। तो जब रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकलती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और भी हो सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब क्या होता है? कार्बन। ये सॉलिड में होता है, तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल, तो ये हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो, दो सब्सटेंस मिल करके, दो एलिमेंट्स मिल करके और एक प्रोडक्ट बनाया, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वाटर कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? वाटर, H2O। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा H2O, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ अगर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होता है ना कि जो भी है मास तो कभी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको हम गेन कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के ये हमेशा इक्वेशन को बैलेंस रखना चाहिए। इसी वाला तो इक्वेशन बैलेंस है, CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस, ये भी हमारा बैलेंस है। इसलिए, लेकिन ये बैलेंस नहीं था H2 प्लस O2, इसलिए इस तरह से हमें बैलेंस करना तो आता होगा आप लोगों को। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे हमारा जो रेस्पिरेशन है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हीट निकल रही है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आ जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका अपोजिट है। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो है वो टूट करके कई प्रोडक्ट्स बना देता है, टू से अधिक प्रोडक्ट बना देता है। ठीक बच्चों, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeSO4। इसको अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को हम हीट देते हैं तो ये हमारा बनाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको हीट देते हैं तो ये क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें बैलेंस करने में क्या है हमारा? देखो, आयरन डिसबैलेंस है, Fe2 है और यहाँ पे है हमारा 1, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हमारा आयरन तो इक्वल हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ पे मतलब सल्फर भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ 8 हो गया और यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना है?
3 2 5 3, ठीक है, बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट जो है टूट करके इसको हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, और इसमें हमें हीट लगानी पड़ी। इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन के साथ साथ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो इक्वेशंस हैं ये आपको लर्न रहेंगे, तो इनमें से भी क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक और है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, एक हमारा और एग्जांपल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम हीट देते हैं तो ये हमारा बनता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो एक सब्सटेंस जो है टूट करके दो सब्सटेंस में चला गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, और देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट हमें देना पड़ता है रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, देखो 2 एग्जांपल्स भी मैंने लिख रखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ये जनरली ये होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ इस रिएक्शन पे हम देख रहे हैं कि आयरन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन जो है कॉपर को मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है। दैट मीन्स कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कंपाउंड है, सॉल्यूशन है जो भी है। तो ये देखो इस तरह से बन गया, ये आयरन सल्फेट बन गया और ये कॉपर बन गया। इस तरह का इक्वेशन देख करके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का होता है, फिर जब आयरन सल्फेट बन जाता है तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक ही इसका एग्जांपल है। एक देखो जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना, हाइड्रोजन के नीचे। तो जिंक भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देती है और जिंक सल्फेट बना देते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो हो जाता है ग्रीनिश, इसमें हो जाता है ग्रीनिश, और जो कलरलेस हो जाता है जिंक सल्फेट बनाता है। तो ठीक है, FeSO4 ग्रीनिश कलर का होता है और जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसमें से एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उसको अलग कर देता है। मतलब देखो FeSO4 के साथ मिल गया, जाके FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस जो हम देख सकते हैं, जैसे ब्लू सोल्यूशन ग्रीन बन गया, यहाँ पे ब्लू सोल्यूशन कलरलेस बन गया जिंक सल्फेट का। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ है, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, BaSO4 और NaCl। इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। देखो जो बेरियम है सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया और सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर NaCl बना दिया। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन क्यों होता है, इनमें आयन का रिएक्शन होता है। जैसे सल्फेट आयन, तो ये आयंस जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस, सल्फेट आयन हमारा है 2-, ये कंबाइन करता है Ba2+ से। ठीक है, तो बन गया हमारा बेरियम सल्फेट। ठीक, और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट मींस क्या होता है कि वो घुलता नहीं है, वो इनसॉल्युबल होता है, अलग से दिखाई देता है। और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस सॉल्यूशन में घुला हुआ रहता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड when react they form barium sulfate, white precipitate of barium sulfate and sodium chloride is soluble in water। ये वाटर में घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। सल्फेट का 2- और बेरियम का 2+ मिल करके बेरियम सल्फेट बनाता है। इसी तरह से सोडियम होता है 1+ और क्लोरीन होता है 1-, ये दोनों मिल करके ये NaCl बनाते हैं। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखो, मतलब समझो इसने सोडियम ने
इसको डिस्प्लेस किया बेरियम को, और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, ऐसा नहीं, ये दोनों मिलकर के फिर दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयन से। इसी तरह से हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारा बन जाता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, और इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें प्रेसिपिटेट बनता है जो कि घुलता नहीं है सॉल्यूशन में, वो अलग से ही दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तब हम अब कुछ एग्जांपल बता देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के। बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है कि जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, कोई कॉपर पाउडर है, उसको अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो गई। वो क्यों होती है? वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है। तो मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। जैसे कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है वो रिड्यूस होता है, और उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कई बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो जाता है। जैसे हमारा ये नीचे वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, हीट देते हैं, तो बनता है कॉपर। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर जो है ऑक्सीजन लूज कर चुका है, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल चुकी है जो कि वाटर बना रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिली है। ठीक है बच्चों, तो हमारा रिडक्शन कहाँ हुआ और ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? कॉपर ऑक्साइड ये रिड्यूस होकर के, मतलब रिडक्शन हुआ, इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, रिड्यूस होकर के कॉपर बना रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और ये हाइड्रोजन जो है वाटर बना रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? तो ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन लूज होती है तो वो रिडक्शन होता है। अच्छा, एक हाइड्रोजन के टर्म्स में भी ऐसा बोला जाता है कि हाइड्रोजन माइनस होता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को मिला के हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमने सारे रिएक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, सारे रिएक्शंस मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही हमारे सिलेबस में इतना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी तो बहुत ज्यादा मतलब पूरा सिलेबस तो नहीं उस तरह से करा सकते हैं, अब एग्जाम का टाइम है तो थोड़ा सा ब्रीफ में ही हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे रिएक्शन दिया हुआ है ये Fe2O3 + 2Al, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस अल्यूमिनियम, तो बनता है अल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो पूछा गया है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सा एग्जांपल है, किस रिएक्शन का एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, दिख रहा है साथ ही साथ दिख रहा है ये कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कि देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड से आयरन को अलग कर रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है। बताया था ना हमने कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और इट्स सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आते हैं, हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है। अब ये तो देखने से ही लग रहा है हमारा, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दिया जाता है तो टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, मतलब दो प्रोडक्ट्स बना देता है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यही होता है कि एक कंपाउंड टूट करके एक से ज्यादा सब्सटेंस बना देता है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये 2 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, 2 मार्क्स में आया हुआ। इसी तरह 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है ये क्या है। ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये है डीकंपोजिशन, तो अब समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा दूसरा वाला है, ये कैसा रिएक्शन है, इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो दो सब्सटेंस हैं, दो मिलकर के एक बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो रिएक्शंस के बारे में तो काफी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें सारे रिएक्शंस ठीक से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें से मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं, 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आते हैं, तो इसलिए अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ मैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन है एक्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन क्या होगा? राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। देखो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है? तो ये है हमारा स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो मतलब जो है लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर ही है, उसको उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जिससे टेस्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स क्या है, वो एक्स क्या है, कौन सा है? तो एक्स क्या है? हमारा स्लेग्ड लाइम। ठीक, सब्सटेंस एक्स इज स्लेग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सब्सटेंस एक्स इज स्लेग्ड लाइम। इसको स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम और CaOH ट्वाइस, ये होता है स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो स्लेग्ड लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड, स्लेग्ड लाइम के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो इसका हम बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। CaOH ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन, CaOH ट्वाइस एक्वस होता है, ये सॉल्यूशन में होता है इसलिए हम एक्वस लिखेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं गैस। उसके बाद बनता क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बनता है, तो ये सॉलिड ही होगा, और प्लस वाटर H2O। ठीक है बच्चों, वाटर हमारा लिक्विड में होता है। तो ये हमारा ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस ही है। देखो काउंट कर लो सारे, बैलेंस ही है। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटेंस एक्स क्या है? स्लेग्ड लाइम और CaOH ट्वाइस। तो जब हम क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो हमारा स्लेग्ड लाइम बनता है, ये तो हमने बताया ना आप लोगों को। तो जैसे पहले सफेदी हुआ करती थी, तो क्या 2-3 दिन बाद, सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद चमक आती थी। तो क्यों आती थी? यही हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता था, क्योंकि जो हमारा स्लेग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो स्लोली रिएक्ट करता था एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। तो धीरे धीरे रिएक्ट करने के बाद 2-3 दिन बाद एक साइनी लेयर बन जाती थी। ठीक है, वो साइनी लेयर यही कैल्शियम कार्बोनेट की होती। तो जो मार्बल है, मार्बल का भी फार्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो साइनिंग आ जाती थी 2-3 दिन के बाद में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया कि सब्सटेंस एक्स क्या है? स्लेग्ड लाइम है, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका रिएक्शन ये है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन क्या बनाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। जब पूरा इक्वेशन लिखेंगे ना, तो हम ये जो सिंबल है ये भी लिखते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन में है एक्वस लिखा, ये गैस है तो G लिखा, ये सॉलिड है तो S लिखा, और ये लिक्विड है तो L लिखा। ठीक है बच्चों, तो अब और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है, तो हमारा एक इसका रिएक्शन हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल, तो C+O2। कार्बन को, मतलब कोल मतलब कार्बन, इसको हम जलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? CO2, और बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, और प्लस हीट, यहाँ पे हीट निकल रही है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब जो भी बर्निंग इक्वेशंस है, बर्निंग रिएक्शंस है, वो सारे हीट इवॉल्विंग रिएक्शंस होते हैं और उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी हमारा एक ये हीट इवॉल्विंग रिएक्शन है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब मीथेन, मीथेन को अगर हम बर्न करते हैं CH4+O2
तो हमारा क्या बनता है, CH4 प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और बहुत सारी हीट निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2O, और बहुत सारी हीट भी निकलती है साथ में। तो ये सारे हो गए हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे हमारा H4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हमारा H बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस करना तो आता ही है आप लोगों को। तो अभी हमारा O यहाँ पे हम कर देते हैं, तो O भी हमारा हो गया 4, और यहाँ पे भी हमारा O 4 है। देखो 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो बैलेंस करना तो आता ही है, अगर ना भी बैलेंस करें तो कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना। तो ये हमारे दो रिएक्शंस हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों में हीट निकलती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी तो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन में बर्न होता है तो क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी है वो भी तो एक हीट ही है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको हम हीट देते हैं। तो हीट देते हैं तब वो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो इनके एग्जांपल जो सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन, खास करके डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होते हैं। डीकंपोज कैसे होता है, कोई भी कंपाउंड डीकंपोज करना होगा तो कुछ एनर्जी देनी होगी तभी तो टूटेगा, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होते हैं। तभी हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ाया। तो उसमें से जैसे हमारा ये है लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट हम देते हैं तो क्या बन जाता है, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो हमारा ये हो गया एग्जाम्पल, इनको याद करके रखो। लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट देते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो CaO और प्लस CO2। तो एक हमारा ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हमको हीट देनी पड़ी। अच्छा, और भी है, और जैसे फेरस सल्फेट को भी हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो एक इक्वेशन हम भी लिख लेते हैं, जो हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो आपने पढ़े थे, तो उन्हीं में से आप याद करके लिख सकते हो। ये एंडोथर्मिक भी होते हैं, इसको हम हीट देते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। अभी क्या है, सॉलिड है, गैस है, ये सब आप लोग लर्न करना, लिख लेना। अगर ऐसे भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर आपको आता है तो लिख सकते हो। जैसे ये हमारा सॉलिड होगा, ये गैस होगा, और ये गैस होगा, और ये भी हमारा सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, और ये गैस होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, इतना मैंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को बताया, और आप लोग पढ़ना मन लगा करके पेपर अच्छा करना है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, क्योंकि अभी पूरा तो पढ़ाने का टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा रिवीजन करके, ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करके कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।